Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात किया था और हमने स्केलर वर्सेस स्केलर और डेटा वेक्टर और साथ ही डेटा वेक्टर्स के बीच में हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये वाले ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में सीखा था। अब हमारे पास कुछ और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनका हमको इस्तेमाल अपनी प्रोग्रामिंग में पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम अपने पावर ऑपरेशन, मॉडुलो डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरह से हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न हो रहे थे। तो इस लेक्चर में आपको बेसिकली ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हमारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अब उन्हीं ऑपरेशंस को जब हम स्केलर और डेटा वेक्टर के बीच में या डेटा वेक्टर्स के बीच में करेंगे तो उनकी जो बेसिक मेथडोलॉजी है वो वही रहेगी जो आपने पहले सीखी है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये ऑपरेशन हम आर सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब आपने एक ऑपरेशन पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं 2 क्यूब। 2 क्यूब का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 3 बार करते हैं। अब यह ऑपरेशन अगर मुझको अपने आर सॉफ्टवेयर में करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। अब यहाँ पे ये जो हमने 2 क्यूब लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 हैट 3। ये जो हैट है ये आपकी एक कीबोर्ड में इस तरह की की होती है, या इसका दूसरा तरीका ये है, हम हैट की जगह यहाँ पे 2 स्टार लिख दें। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये हैट या डबल स्टार, इनको हम कहते हैं ये हमारा पावर ऑपरेटर है, या हिंदी में हम उसको बोलते हैं घात। तो अब अगर मान लीजिए कि हमको अगर 2 क्यूब की वैल्यू निकालनी अगर है तो इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए 2 क्यूब निकालने के लिए 2 हैट 3। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 आप जब करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 8। और इसी ऑपरेशन को अगर हम मान लीजिए स्टार के फॉर्म में लिखना चाहें तो हैट की जगह हम यहाँ पे 2 स्टार लिख देंगे और ये फिर भी हमारा आंसर आएगा 8। आपको ध्यान होगा कि ये जो सिंगल स्टार होता है ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और जो डबल स्टार है ये हमारा पावर ऑपरेटर है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको आर कंसोल में करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी तरह का आउटकम मिलेगा। अब इसी में आपको अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालने को आप कैसे लिखते हो? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज़ पावर ऑफ 0.5। और इसको अगर हम अपने आर की भाषा में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं 2 हैट 0.5, या हम इसको 2 और साथ में 2 स्टार और 0.5 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दे देगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालने के लिए दिखाया है। आप इसको 2 हैट 0.5 लिख सकते हैं,
इसका उत्तर आ जाएगा 1.414। और इसी को आप अगर आप स्टार के माध्यम से लिखेंगे तो ये 2 डबल स्टार 0.5 हो जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 1.414। अब अगर आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो उसको आप कैसे निकालेंगे? आप इसको 2 रेज़ टू पावर ऑफ -1 अपॉन 2 लिख सकते हैं और इसको हम 2 रेज़ पावर ऑफ -0.5 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम अपने आर की भाषा में लिखना चाहें तो 2 हैट -0.5 लिख सकते हैं, या हम इसको 2 डबल स्टार -0.5 लिख सकते हैं। और इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब ये आर इसको ऑपरेट करेगा तो पहले ये माइनस साइन को करेगा कि पहले ये डबल स्टार को करेगा। इसमें तो आपने पकड़ रखा हुआ है गणित के नियम कि सबसे पहले पावर ऑपरेटर ऑपरेट होते हैं, उसके बाद में हमारे बाकी सिंबल होते हैं। आपने बॉडमास का नियम भी पढ़ के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर मुझको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालना अगर है तो उसको हम यहाँ पे 2 हैट -0.5 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू 0.707106 मिल जाएगी। और यही देखिए यहाँ पर इसका आपका आर का आउटकम भी है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये ऑपरेशन आर सॉफ्टवेयर में करके हम आपको दिखा देते हैं। तो अब जैसे आपको निकालना है 3 स्क्वायर, तो आपने देखिए लिख दिया 3 हैट 2 और इसका उत्तर आ गया 9। और इसी काम को आप अगर 3 डबल स्टार 2 भी कर देंगे तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 9। अब इसी में अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे? 3 हैट 0.5। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है? 1.732051। और अगर आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप 3 हैट -0.5 कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आप अगर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अवर ऑपरेशन को करना चाहते हैं, आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको यही जो हमारे पावर ऑपरेटर्स हैं, ये अभी मैंने आपको स्केलर्स के बीच में करके दिखाया। अब मैं आपको इनको डेटा वेक्टर्स के साथ करके दिखाता हूँ। तो मैं पहला केस लेता हूँ जहाँ पर मैंने एक डेटा वेक्टर लिया हुआ है और उसके बाद में पावर ऑपरेटर जो हमारा है ये हमारा स्केलर है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे वही वाले नियम जो हमने पहले फॉलो करे हुए हैं वही यहाँ पर काम करते जाएंगे। जैसे कि अगर हमने क्या हुआ है C2 3 5 7 हैट 2, तो ये हैट 2 जो हमारा है ये हमारा 2 के ऊपर आ जाएगा, ये हमारा 3 के ऊपर आ जाएगा, ये हमारा 5 के ऊपर आ जाएगा और ये हमारा 7 के ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये लिखा हुआ है और इसका उत्तर आपको 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49 मिल जाएगा। और ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अब दोनों वैल्यूज़ को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखिए पहला ऑपरेशन तो यही है कि हम दोनों डेटा वेक्टर में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, दोनों डेटा वेक्टर की जो लंबाई को बराबर ले लें। तो उसमें भी हमारा वही वाला ऑपरेशन होगा जैसे आपने पहले किया है। हम उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए एक डेटा वेक्टर लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और अगला जो हमारा डेटा वेक्टर इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? 2 और 3। अब जब हमारा इसका पावर ऑपरेशन होगा तो किस तरीके से होगा? यह 2 और 3 उठ करके यहाँ पर आएगा और ये जो हमारे पहले 2 पोजीशन पर नंबर हैं ये उसी ऑर्डर में यहाँ पे 2 और 3 इनके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर से हमारा ये 2 और 3 यहाँ से उठेगा और ये यहाँ पर आएगा और ये 2 और 3 इन बाकी 2 नंबर्स के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। तो देखिए आपको क्या उत्तर मिल गया? 2 स्क्वायर
4 और ये हुआ, फिर 3 क्यूब 27, फिर 5 स्क्वायर 25, फिर 7 क्यूब 343। और यही चीज़ आप अगर आर सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे तो भी आपको यही आउटकम मिलेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है मैंने आपको। अब इसी में आपको मैं एक और उदाहरण दिखाता हूँ जहाँ पर मैं दोनों डेटा वेक्टर्स में दोनों की लंबाई को बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है कि जो हमारा दूसरा डेटा वेक्टर है उसमें जो उसकी लंबाई है वह पहले डेटा वेक्टर की लंबाई का एग्जैक्ट मल्टीपल हो। तो जैसे देखिए मैंने एक ये डेटा वेक्टर लिया हुआ है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा डेटा वेक्टर मैंने लिया है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या होगा, यह 2 3 4 ये पूरा उठेगा और ये यहाँ पे 2 3 4 पूरा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास बाकी संख्या बची हुई है, तो फिर से यह 2 3 4 उठेगा और ये उठ करके यहाँ पे 2 3 4 उठ करके आ जाएगा। तो अब देखिए आपका क्या हो गया ऑपरेशन। आपका ये हो गया 1 स्क्वायर जो हो गया 1, ये वैल्यू आ गई। फिर हो गया 2 क्यूब, ये देखिए ये हो गया और ये वैल्यू हो गई 8। फिर हो गया 3 रेज़ टू पावर ऑफ 4, देखिए ये हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 81। इसके बाद में जब आपका फिर से आया तो आपका वैल्यू हो गया 4 स्क्वायर, जो देखिए ये 4 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ गई 16। फिर आपका है 5 क्यूब, ये देखिए यही 5 क्यूब है और ये इसकी वैल्यू आ गई 125। और फिर आपका है 6 रेज़ टू पावर ऑफ 4 जो ऐसे लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आ गई 1296। और यही ऑपरेशन आप अगर अपने आर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो भी देखिए आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। तो इसको समझने में तो कोई समस्या नहीं है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम अपने दूसरे डेटा वेक्टर की जो लेंथ है उसको हम पहले डेटा वेक्टर का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं लेते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लिया है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, और दूसरा डेटा वेक्टर लिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4। और इसके ऊपर जब हम अपना पावर ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली वही प्रोसेस होगी। ये 2 3 4 उठ करके आएगा और ये यहाँ पर जो पहले 3 नंबर हैं इनके ऊपर आकर के बैठ जाएगा। अब जब हमारे पास यहाँ पे आगे संख्या बची हुई है तो फिर से यह 2 3 4 उठेगा और ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो यहाँ तो 2 है लेकिन 3 4 के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तो यह 2 3 4 हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, तो जो पहला नंबर हमारा है 2 स्क्वायर, ये देखिए यही है 2 स्क्वायर और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर उसके बाद में आपका अगला नंबर क्या है 3 क्यूब, ये देखिए यही लिखा हुआ है 3 क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। आपका थर्ड नंबर क्या है 5 रेज़ पावर ऑफ 4, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 625। और इसके बाद में जो आपका चौथा नंबर है ये क्या है 7 स्क्वायर और ये देखिए ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो अब कंफ्यूज हो गया कि आगे क्या किया जाए। तो उसने आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज दे दी कि लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। और देखिए यही आउटकम आपको जब आप इसको आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले लिया 2 3 4 5 और इसको मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, पावर ऑपरेटर ले लिया 2। और जब हम इसको यहाँ पर करते हैं तो आपने देखा कि ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे हर एक के ऊपर ऑपरेट हो गया। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 9 16 25, कोई इशू नहीं है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ज़रा हम इसमें से दोनों को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में ले लेते हैं और सपोज़ हम इसमें से इसका डेटा वेक्टर लेते हैं 5 3 2 4, दोनों की लंबाई बराबर है।
इसमें भी आपके 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे डेटा वेक्टर के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 5, 3, 2, 4 ये इन नंबर्स के ऊपर आकर के बैठ जाएगा और इसमें से पावर ऑपरेशन हो जाएगा। कैसे? 2 raised to the power of 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. Then 3 cube which is 27, फिर 4 स्क्वायर ये कितना होगा 16, 5 raised to the power of 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो देखिए ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से इन 4 एलिमेंट्स की जगह हम यहाँ पे खाली 2 एलिमेंट रखते हैं। तो पहले डेटा वेक्टर में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5 और दूसरे डेटा वेक्टर में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ है 5 और 3। अब इसको देखिए हम ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये 5 और 3 सबसे पहले जो हमारी प्रथम 2 संख्याएं इसके ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5, ये हो गया 32, 3 क्यूब फिर हो जाएगा 27, फिर ये हो गया 4 इस पावर ऑफ 5 तो ये आ जाएगा 1024 और 5 क्यूब ये हो जाएगा आपका 125। और इसी में आप अगर मान लीजिए कि अगर आप एक यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं 532, अब इस केस में क्या है कि आपके दूसरे डेटा वेक्टर में जो अंकों की संख्या है वह पहले डेटा वेक्टर के एग्जैक्टली मल्टीपल नहीं है। अब इसको हम देखिए यहाँ पर एंटर करते हैं तो क्या होगा, ये जो 532 है ये हमारा 2, 3, 4 के ऊपर पावर ऑपरेटर की तरह आ जाएगा और 5 के ऊपर हमारा आ जाएगा 5, लेकिन उसके आगे 3 और 2 को बैठाने के लिए कोई जगह नहीं है तो ये हमको वार्निंग दे देगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 इस पावर ऑफ 5 32, 3 क्यूब 27, 4 स्क्वायर 16 और 5 इस पावर ऑफ 5 3125। उसके साथ में उसने हमको दे दिया वार्निंग मैसेज। तो आप ये देख सकते हैं कि इस आर सॉफ्टवेयर में इस तरह के ऑपरेशन को करना बहुत कठिन काम नहीं है और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो रहा है जिस पैटर्न पर आपने अपने पहले के ऑपरेशंस करके रखे हुए हैं। अब इस पावर ऑपरेशन के बाद हम आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे जो हमारे इंटीजर डिवीज़न का है। अब देखिए इंटीजर डिवीज़न बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। अब अगर आप देखोगे कि हम लोग ने बचपन में सीखा था कि अगर हम 2 को 2 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हमारा कितना आता है 0। तो हर एक इस भाग करने के 2 आउटकम होते हैं, एक तो यह वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 0। तो अगर हमारा कभी उद्देश्य होता है कि हम खाली इस 1 को प्राप्त करना चाहते हैं और कभी हम इस खाली रिमाइंडर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब भी कभी हम इस 1 को प्राप्त करना चाहेंगे इसको हम इंटीजर डिवीज़न के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम खाली रिमाइंडर को प्राप्त करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास मॉडुलो डिवीज़न होता है, उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आर सॉफ्टवेयर में ये इंटीजर और मॉडुलो डिवीजन्स किस प्रकार से करे जाए। अब देखिए हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 2 2 जा 4, 5 4 जा 1। तो ये वैल्यू देखिए आ गई 2 और ये वैल्यू आ गई हमारी रिमाइंडर आ गया 1। उसी तरीके से आप अगर साथ में 3 को अगर भाग करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 3 2 जा 6 और इसमें से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो आर सॉफ्टवेयर में इस इंटीजर डिवीज़न का मतलब होता है कि इसका जो उत्तर आएगा उसमें से हमारा जो रिमाइंडर पार्ट है उसको हम इग्नोर कर देंगे। और इस इंटीजर डिवीज़न को करने का हमारा ऑपरेटर होता है इस तरीके का, ये जो परसेंटेज का साइन है, फिर ये बैकस्लैश, उसके बाद में फिर से परसेंटेज का साइन लिखना है। तो जब हम ये इसको अगर हम 2 इंटीजर डिवीज़न बाई 2 करते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये यही चीज़ तो होगी जो हमने करी है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है 1, यही वैल्यू तो देखिए इसका उत्तर आ रहा है 1। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए 5 इंटर डिवीज़न बाई 2 करते हैं तो हमारा यहाँ पे उत्तर
कितना आ रहा है 2, यही कार्य तो है। तो ये 2 उठ करके देखिए यहाँ पे उत्तर में आ गया। और जब हम इंटीजर डिवीज़न में 7 को 3 से भाग करते हैं तो ये ऑपरेशन हमारा यही तो है। यहाँ पे उत्तर हमारा आता है 2, यही उत्तर तो हमारा यहाँ पे देखिए आ रहा है 2। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जब हम स्केलर्स के बीच में इंटीजर डिवीज़न करते हैं तो हमारा इसका ऑपरेटर क्या है और इसका उत्तर क्या आता है। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने इस स्केलर को डेटा वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला मैंने वैल्यू ले ली डेटा वेक्टर और दूसरी वैल्यू हमने ले ली स्केलर। अब इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही ऑपरेशंस होंगे जो हमने पहले करके रखे हैं। यह है हमारा जो इंटीजर डिवीज़न है, ये हमारा हर एक वैल्यू के ऊपर आकर के ऑपरेट हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो जब ये हमारा 2 पहली वैल्यू पे आता है तो हो जाएगा 2 इंटीजर डिवीजन बाई 2, 3 इंटीजर डिवीजन बाई 2, 5 इंटीजर डिवीजन बाई 2, 7 इंटीजर डिवीजन बाई 2। और जब आप 2 को 2 से भाग करेंगे तो आपका पूर्णांक आएगा 1, आंसर आ गया 1। जब आप 3 को 2 से भाग करेंगे तो हो गया 2 1 जा 2, आपका रिमाइंडर आएगा 1 और पूर्णांक आएगा 1, तो ये देखिए आ गया 1। और उसी तरीके से आप जब 5 को 2 से इंटीजर डिवीज़न करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 और जब 7 को करेंगे तो आ जाएगा 3। क्यों? तो ये देखिए 2 5 जा 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1। और 7 को आप जब 2 से करते हो 2 2 3 या 6 और रिमाइंडर बच गया 1। और यही देखिए आउटकम आपको अपने स्क्रीनशॉट से में भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आप इसको आर में करोगे तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों नंबर्स को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ भी बहुत ही आसान है, जिस तरह से हमारे पास पहले के ऑपरेशन हो रहे थे वही ऑपरेशंस हमारे यहाँ भी होते जाएंगे। देखिए ये हमारा डेटा वेक्टर है जहाँ पे हमने एक किसकी लंबाई हमारी है 4 और दूसरा डेटा वेक्टर हमने लिया है जिसकी लंबाई है 2। दूसरे डेटा वेक्टर की भी लंबाई 4 हो सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसका भी ऑपरेशन वैसे ही होगा जिस तरीके से बाकी ऑपरेशन हो रहे थे। अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये इंटीजर डिवीज़न यहाँ पे होता है तो सबसे पहले ये 2 और 3 यह उठ करके यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पहली 2 संख्याएं लिखी हुई हैं उनके साथ में आप ये देखिए 2 का 2 के साथ में इंटीजर डिवीज़न और 3 का 3 के साथ में इंटर डिवीज़न हो जाएगा और जिसका उत्तर आ जाएगा 1 1। और उसी तरीके से अगर हम फिर से इसको 2 3 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हमारा इस 2 3 पर आ जाएगा 5 और 7 के ऊपर और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 और 7 डिवाइडेड बाई 3 और दोनों का उत्तर आपका क्या आ जाएगा 2 2। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये वही तो रूल है जो आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में लगाया है। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है। और यहीं पर अब हमने जिस प्रकार से बाकी उदाहरण लिए हुए हैं उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 डेटा वेक्टर ऐसे ले लें जहाँ पर पहले डेटा वेक्टर की लेंथ और दूसरे डेटा वेक्टर की लेंथ एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो। जैसे आपने पहले वाले में देखा था कि पहले डेटा वेक्टर की लेंथ क्या थी 4 और दूसरे की थी 2, तो ये एग्जैक्ट मल्टीपल था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब हमारे पास क्या है, पहले डेटा वेक्टर में हमारे पास इसकी लंबाई है 3 2 3 5 और दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई है 2 जहाँ पे 2 संख्याएं हैं 2 और 3। अब जब आप यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न करेंगे तो यह 2 और 3 दोनों यहाँ पर उठ करके यहाँ पर आएंगे और ये सबसे पहले यहाँ पे इनके साथ में मिल करके इंटीजर डिवीज़न कर देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 2 इंटीजर डिवीज़न बाई 2 एंड 3 इंटर डिवीज़न बाई 3 और इसका उत्तर आ जाएगा 1 और 1। अब इसके बाद में ये फिर से 2 और 3 यहाँ से उठेंगे और ये यहाँ पर आएंगे और ये 5 के साथ में 2 का इंटर डिवीज़न होगा जो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इस 3 के साथ में इंटर डिवीज़न करने के लिए पहले डेटा वेक्टर में कोई संख्या नहीं है
तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। और 5 इंटर डिवीज़न 2 का जो उत्तर है ये आ जाएगा 2, और बाकी के साथ में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आर हमको एक वार्निंग मैसेज दे देगा कि यहाँ पर जो भी हमारा छोटा डेटा वेक्टर है उसकी लंबाई बड़े डेटा वेक्टर के एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि ये कहीं पे मिस्टेक हो रही है या आप इसको स्वयं कर रहे हैं। और यही आपको देखिए यहाँ भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब हम इसी ऑपरेशन को अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसमें से इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। अब हम देखिए यहाँ पे करते हैं 5 इंटीजर डिवीज़न बाई 2, तो 2 2s are 4, तो देखिए उत्तर आ जाएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 1। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए 5 इंटीजर डिवीज़न बाई 4 करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 1, क्यों 4 1s are 4 और रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम यहाँ पर जो पहली संख्या है उसको हम डेटा वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैंने कर दिया से 6 और 7 8 और 9, और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम अभी यहाँ पर स्केलर ही रखते हैं। तो जैसे मैंने कर दिया मान लीजिए 5। अब आप देखेंगे क्या होगा, ये जो इंटीजर डिवीज़न है 5 से ये इस हर एक संख्या में हो जाएगा, और जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 1। क्यों 6 में जब आप 5 का डिवीज़न करेंगे तो पूर्णांक आएगा 1, 7 में 5 का डिवीज़न करेंगे तो पूर्णांक आएगा 1, 8 में करेंगे, 9 में करेंगे तो पूर्णांक आएगा 1। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप 3 से कर देते हैं को देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा। 6 से करेंगे 3 का तो 3 2s are 6, 7 में 2s are 3 2s are 6, उसके आगे काम पूर्णांक नहीं आएगा, और 3 3s are 9, तो ये 3 आ गया। अब इसी में अगर हम मान लीजिए दोनों नंबर्स को अगर हम एक डेटा वेक्टर ले लेते हैं जैसे कि 2 3 4 5, तो अब इसमें से देखिए दोनों डेटा वेक्टर्स हमारे बराबर लंबाई के हैं। तो ये जो 2 3 4 5 है इसका इंटीजर डिवीज़न इसमें 6 7 8 9 के साथ में क्रमशः हो जाएगा, और आप अगर आउटकम देखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 3 2 2 1, क्योंकि 6 का 2 के साथ में इंटीजर डिवीज़न है, 7 का 3 के साथ में है, 8 का 4 के साथ में है, और 9 का 5 के साथ में है। अब हम इसी में अपने इस डेटा वेक्टर की लंबाई को छोटा कर देते हैं, और हम छोटा ऐसे करते हैं कि जो छोटा डेटा वेक्टर है उसकी लंबाई है 2 और बड़े वाले की डेटा वेक्टर की लंबाई है 4, तो ये उसका एग्जैक्ट मल्टीपल है। अब जब करेंगे तो देखिए 2 और 3 सबसे पहले इंटीजर डिवीज़न 6 और 7 को क्रमशः करता है, तो उत्तर आ जाएगा 2 3s are 6 और 3 2s are 6, तो ये इसका 2 आ गया। अब यही 2 और 3 फिर 8 और 9 को इंटीजर डिवीज़न कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 2 4s are 8 और 3 3s are 9। अब यहाँ पर अगर हम इसी कार को अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 3 5 कर देते हैं, अर्थात मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई है या पहले डेटा वेक्टर की लंबाई का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इस तरह का उत्तर आ जाएगा हमारा। जो 2 3 5 है ये हमारा 6 7 8 जो हमारे फर्स्ट 3 प्लेसेस पर नंबर हैं, 3 जो पहली 3 पोजीशंस पर नंबर हैं उनके साथ में इंटीजर डिवीज़न करेगा, और फिर जो बचा हमारा 9 उसके साथ में 2 का इंटीजर डिवीज़न होगा तो हो गया 2 4s are 8, तो ये 4 आ गया। अब उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा है तो ये हमको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे देगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर भी जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं इस इंटीजर डिवीज़न को लेकर के, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है कैसे हमारे बाकी ऑपरेशंस होते थे। इसके बाद हम अपने इस लेक्चर के अंतिम टॉपिक पे आते हैं, और जहाँ पे हम आपको मॉडुलो डिवीज़न के बारे में बताएंगे। तो मॉडुलो डिवीज़न को हम जैसे एक हमारा पॉपुलर नाम है, हम कहते हैं x mod y। तो ये क्या चीज़ होती है, जैसा मैं आपको अभी मैं बता भी चुका हूँ कि जब आप 2 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पूर्णांक आ जाएगा 1, 2 1s are 2, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। और उसी तरीके से अगर हम 3 को 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 2 1s are 2, और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। और उसी तरीके से अगर हम 7 को 3 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 3 2s are 6, और हमारा रिमाइंडर बचेगा
1। और उसी तरह से अगर हम 7 को 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। तो ये जो मॉड्यूलो डिवीज़न है ये हमको इस प्रक्रिया में जब हम किन्हीं दो नंबर को आपस में भाग देते हैं जो उनका रिमाइंडर बचता है ये उसकी वैल्यू देता है। और इस मॉड्यूलो डिवीज़न को करने का हमारा ऑपरेटर होता है वो ऐसा है, 2 बार परसेंटेज साइन आपको लिखना है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि ये लिखा हुआ है 2 परसेंटेज साइन 2, इसका मतलब है 2 मॉड 2, अर्थात कि 2 को 2 से डिवाइड करो और जो उसका रिमाइंडर आता है उसको आप यहाँ पे लिखो। तो अगर आप देखोगे 2 को 2 से 2 को जब आपने भाग दिया है तो उसका रिमाइंडर कितना आया 0, और यही चीज़ तो यहाँ पर दिखाई गई है। अब आप अगर ये देखें, अगला सवाल देखेंगे, अगला उदाहरण, तो ये है 3 मॉड 2, अर्थात 3 को 2 से भाग दो और जो भी रिमाइंडर बचे वो है 1, उसका उत्तर लिखो। तो ये देखिए हो गया 1। जो हमारा अगला उदाहरण है उसमें क्या है, 7 को 3 से भाग दो और जो भी रिमाइंडर बचे उसको लिखो। तो आप देखेंगे तो ये 7 मॉड 3 हो गया और इसका उत्तर हो गया 1। अब जो हमारा अगला उदाहरण है उसमें क्या है, 7 मॉड 4, अर्थात 7 को 4 से भाग दो और जो भी उत्तर बचे उसका रिमाइंडर आए उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। रिमाइंडर कितना हो गया 3। तो ये हमारे देखिए मॉडुलो डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलो डिवीज़न में मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर मैंने दोनों नंबर्स को स्केल ले लिया हुआ। अब इस हम जिस तरीके से हमने इंटीजर डिवीज़न में किया था यहाँ भी हम उसको आगे लेकर के चलते हैं और अपने इन नंबर्स को डेटा वेक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला वैल्यू है उसको हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखिए इस डेटा वेक्टर में की जो हमारी लंबाई कितनी है 4, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं 2 3 5 और 7, और इसको हम मॉडुलो डिवीज़न करते हैं 2 के साथ में। तो उसमें से क्या होगा, ये जो मॉडुलो डिवीज़न है ये हमारा हर एक एलिमेंट के साथ में 2 3 5 और 7 के साथ हो जाएगा। और इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, 2 को हम जब 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 2 को 2 से आप जब भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और जब हम इस 3 को 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेंगे कुछ ऐसा तो हमारा उत्तर क्या आएगा 1। क्यों? इसका हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और उसी तरीके से हम अगर 5 और 7 को अगर हम 2 से मॉडुलो डिवीज़न करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उत्तर मिलेगा 1, क्योंकि दोनों के केस में रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे इसका भी जो ऑपरेशन का तरीका है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने पहले के केस में किया हुआ है। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को हम डेटा वेक्टर के फॉर्म में कर देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पहला डेटा वेक्टर लिया, इसकी लंबाई है 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, और दूसरे डेटा वेक्टर की हमारी लंबाई है 2 3, इसमें हमारे पास 2 डेटा वैल्यूज़ हैं। अब इसका भी देखिए ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने पहले किया था। और यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम दोनों डेटा वेक्टर्स की लंबाई सेम रख सकते हैं, और अगर अलग अगर है तो उसका एग्जैक्ट मल्टीपल हो सकता है या उसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर हमारे दोनों डेटा वेक्टर की लंबाई बराबर होगी उसका भी ऑपरेशन आपने बहुत बार जैसे बाकी ऑपरेशन किए ऐसे यहाँ भी होगा। आपको हम उसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए ये वाला डेटा वेक्टर ले रहे हैं जिसमें से दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई है 2 और जो पहले डेटा वेक्टर की लंबाई है 4, उससे का ये एग्जैक्ट मल्टीपल है। अब क्या होगा, यह दोनों नंबर यहाँ से उठेंगे और ये दोनों नंबर यहाँ पर आ जाएंगे और इनका मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में।
और जो भी उनका 2 के 2 के साथ में मॉडुलो डिवीज़न में उत्तर क्या आ जाएगा 0, और 3 का 3 के साथ में मॉडुलो डिवीज़न में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और ये जो हमारा क्या हुआ, जो भी पहली पोजीशन में था पहले वेक्टर में, उसका दूसरे डेटा वेक्टर की पहली पोजीशन के साथ में मॉडुलो डिवीज़न हो गया, और जो हमारा डेटा वेक्टर 1 में दूसरी पोजीशन पे था वही हमारा डेटा वेक्टर 2 की दूसरी पोजीशन में जो वैल्यू थी उसके साथ में इसका मॉडुलो डिवीज़न हो गया। अब ये फिर से 2 और 3 यहाँ से उठेगा, और ये उठ करके 5 और 7 के साथ आ जाएगा। तो जो भी हमारा यहाँ पे पहली पोजीशन पे है 5 और 2 का मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा, और जो हमारा दूसरी पोजीशन पे है 7 और 3 उसका हमारा मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा। और दोनों के केस में हमारा जो रिमाइंडर कितना कितना आएगा 1 1। तो आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा 1 1। और इसी ऑपरेशन को आप अगर आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करेंगे तो इसका देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम जो अपना एक और उदाहरण है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं, और इसमें से मैंने दोनों डेटा वेक्टर्स में से छोटे डेटा वेक्टर की जो लंबाई है उसको हमने बड़े डेटा वेक्टर की लंबाई का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं रखा है। तो देखिए ये आपका पहला डेटा वेक्टर है जिसकी लंबाई है 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 5। और दूसरा डेटा वेक्टर हमारा है जिसमें हमारे पास लंबाई है 2, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 2 और 3। अब जब इनका मॉडुलो डिवीज़न होगा तो क्या होगा कि यह दोनों नंबर 2 और 3 उठ करके यहाँ पर आएंगे, और इनका ये जो पहली 2 पोजीशंस पर नंबर हैं उनके साथ में मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा। तो क्या होगा 2 का 2 के साथ में होगा और 3 का 3 के साथ में होगा, और 2 को 2 से हम जब और 3 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 0। अब इसके बाद क्या होगा, ये फिर से 2 और 3 उठेगा और यह उठ करके यहाँ पर आएगा। तो 5 के साथ में इस 2 का मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इस 3 का यहाँ पे कोई भी मॉडुलो डिवीज़न नहीं होगा। और साथ में आर आपको एक वार्निंग मैसेज भी के देगा कि यहाँ पर जो छोटे डेटा वेक्टर की लंबाई बड़े डेटा वेक्टर की लंबाई का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिस्टेक हो रही है ये आर से मिस्टेक हो रही है या आपने प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक करी है और आप इसी चीज़ को निकालना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिया हुआ है। अब हम इसी ऑपरेशन को ज़रा सा आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे किया सपोज 9 और मॉडुलो डिवीज़न बाई हियर, यहाँ से मैंने किया 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, उत्तर आ गया 1। अब हम अगर हम 9 को 3 के साथ में करेंगे तो 3 3 9 और रिमाइंडर बचेगा 0, तो देखिए उत्तर आ गया 0। अब हम यहाँ पे डेटा वेक्टर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा वेक्टर ले लिया से 6 7 8 और 9, और इसको मैंने मॉडुलो डिवीज़न किया सपोज 5 के साथ में। अब आप देखिए क्या होगा, 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे उत्तर आएगा रिमाइंडर का 1, और ऐसे ही जब हम 7 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। इसी चीज़ को अब हम ज़रा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे वेक्टर डेटा वेक्टर के अंदर भी ज़रा हम यहाँ पे एक डेटा वेक्टर ले लेते हैं सपोज 3 5 2 और 4। तो अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने दोनों डेटा वेक्टर की लंबाई मैंने बराबर रखी हुई है। तो ये जो दूसरे डेटा वेक्टर के संख्याएं हैं 3 5 2 और 4, इनका हमारा जो पहले डेटा वेक्टर की संख्याएं हैं 6 7 8 और 9, इनके साथ में मॉडुलो डिवीज़न हो जाएगा और जो इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन है उसी के साथ में इनका होगा। और जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसे, क्यों 6 का 3 के साथ में मॉडुलो डिवीज़न, रिमाइंडर बचेगा 0, 7 का 5 के साथ में मॉडुलो डिवीज़न, उत्तर बचेगा 2, रिमाइंडर आपका आएगा 2, और 8 का 2 के साथ में मॉडुलो डिवीज़न 2 4 8, तो उसमें से रिमाइंडर बचेगा 0, और 9 का 4 के साथ में डिवीज़न
मॉडलो डिवीजन, तो उत्तर आएगा 4 2 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसी में हम एक काम करते हैं कि हम दूसरे वेक्टर की जो लंबाई को 2 कर देते हैं। तो इसको मैंने 2 इसलिए किया है सो दैट कि ये हमारे पहले डेटा वेक्टर में जितने भी संख्याएं उसका ये एग्जैक्ट मल्टीपल है। अब क्या होगा, ये जो मॉडलो डिवीज़न है ये जो 3 और 5 का पहले 6 और 7 पे होगा और फिर 8 और 9 पर होगा। आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 0 2 2 4। अब यहीं पर अगर हम इसमें ही इसकी लंबाई को, अपने दूसरे डेटा वेक्टर की लंबाई को अगर हम ऐसा कर देते हैं कि जो हमारे पहले डेटा वेक्टर की लंबाई की एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि इसका उत्तर में क्या हो जाएगा कि ये जो 3 5 और 2 है, ये इसकी जो पहली 3 पोजीशन पे संख्याएं हैं 6 7 और 8, उसके साथ में मॉडलो डिवीज़न होगा। 6 का मॉडलो डिवीज़न 3 के साथ में, रिमाइंडर आएगा 0। 7 का 5 के साथ में मॉडलो डिवीज़न, उत्तर आएगा 2। 8 का 2 के साथ में मॉडलो डिवीज़न, उत्तर आएगा 0। और 9 का जब 3 के साथ में मॉडलो डिवीज़न होगा तो उत्तर आएगा 0। इसी और साथ में लेकिन इसके आगे 5 और 2 से मॉडलो डिवीज़न करने के लिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसने आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज दे दिया और उसने फिर से कहा कि जो छोटे डेटा वेक्टर की लंबाई है वो बड़े डेटा वेक्टर की लंबाई का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। अब आप देखिए तो यहाँ पर ये ऑपरेशन करना बहुत ही आसान काम है और साथ ही अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि चाहे हमारे पावर ऑपरेटर हों, चाहे हमारे मॉडलो डिवीज़न हो, चाहे इंटीजर डिवीज़न हो, इनका कार्य करने की जो मेथोडोलॉजी है वो तो एक सी है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में किया था। अब ये हमारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, तो इनके हमारे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनके हमारे अलग अलग तरीके के इस्तेमाल होंगे। तो अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग के कौन कौन से छोटे छोटे से टूल होते हैं उनको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम यह भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आर में करना है तो वो किस तरीके से किया जाए, और साथ ही हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आर किस तरीके से समझ रहा है। जब तक कि हम दोनों का हमारा सामंजस्य नहीं होगा कि हम जो कार्य करना चाहते हैं और जो आर समझ रहा है, अगर हम एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, हम अपनी प्रोग्रामिंग में जो कार्य करना चाहते हैं उसको हम ठीक से भाषा में नहीं लिख पाएंगे। और जब हमारी आर प्रोग्रामिंग की भाषा ठीक नहीं होगी तो आर भी ठीक से समझ नहीं पाएगा, हम भी नहीं ठीक से लिख पाएंगे और हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको आर की भाषा समझनी है और आर को आपकी भाषा समझनी है। इसी को समझने के लिए आप एक काम करिए, आप छोटे छोटे से उदाहरण लीजिए, उसको पहले अपने हाथों से करिए, अपना कलम और अपना कागज़ इस्तेमाल करिए और उसके बाद में उसी ऑपरेशन को आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपको वही उत्तर मिलता है, और आपको वही उत्तर मिलना चाहिए। आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और कंप्यूटेशन के टूल्स लेकर के फिर से आपके साथ मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।